और आइए खबरों में सबसे पहले हम अखबारों का रुख कर लें। राष्ट्रीय अखबारों को देख लेते हैं मुख्य पृष्ठ पर कौन सी खबरों को जगह मिली है। दैनिक जागरण के साथ अगर हम शुरुआत करें तो दैनिक जागरण में जो टॉप स्टोरी देखने को मिल रही है, डिग्री विवाद में स्मृति पास। चुनाव आयोग में अलग अलग शैक्षणिक योग्यता बताने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें स्मृति ईरानी को राहत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट की मजिस्ट्रेट अदालत ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर लगाई गई याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता का कहना था कि मंत्री ने आयोग के समक्ष चुनाव से पहले दिए हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर अलग अलग जानकारी दी थी। न्यायाधीश ने कहा कि मंत्री को प्रताड़ित करने के इरादे से लगाई गई थी याचिका और इसलिए इसे खारिज किया। विवाद क्या था, आपको बता दें कि अहमद खान के मुताबिक स्मृति ने अप्रैल 2004 के चुनावी हलफनामे में कहा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार के जरिए बीए किया कॉरेस्पॉन्डेंस से, और जुलाई 2011 में गुजरात के राज्यसभा चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने कहा कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्जाम पास हैं। 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त अपने हलफनामे में कहा कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बीकॉम प्रथम वर्ष की ही पास छात्र हैं। तो अलग अलग बातें उनकी तरफ से कही गई अलग अलग हलफनामे में, जिसे लेकर ये याचिका दायर की गई थी और उनके खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125A के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी याचिका में बात रखी गई थी। लेकिन बड़ी राहत स्मृति ईरानी को मिल गई और कोर्ट ने सीधा कहा कि ये प्रताड़ित करने के इरादे से याचिका लगाई गई थी और ये कहते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दैनिक भास्कर का अगर हम रुख करें तो दैनिक भास्कर ने जिस खबर को लीड स्टोरी बनाई है वो है, पहले जो इजराइल करता था वो अब भारतीय सेना ने कर दिखाया। मंडी में परिवर्तन रैली में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और ये भी कहा गया कि कभी नहीं सोचा था कि पीएमओ में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना की तुलना इजरायली सेना से की और कहा कि आजकल सारे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले हम सुना करते थे कि इजरायल ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन हमारी सेना ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। पीएम ने हिमाचल प्रदेश में 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान ये बात कही और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन तक की बात की और कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी और मैं सेना के जवानों से अब बड़े संतोष के साथ कह रहा हूं कि आपका जो हक था वो दिया गया। आप 40 साल से जो मांग कर रहे थे, सरकार आई गई, वादे हुए लेकिन पूरे नहीं किए, पूरे हमने किए। और दूसरी तरफ ये भी अखबार ने जानकारी दी कि सरकार ने ये माना कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुए थे और इसे लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का दावा मंगलवार को सवालों के घेरे में आ गया कि सूत्रों ने दावा किया कि विदेश सचिव एस जयशंकर ने संसदीय समिति के समक्ष माना कि पहले भी एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई हुई है और सरकार ने इसे सार्वजनिक पहली बार किया। और इसमें मौजूद रहे कुछ सांसदों ने यह दावा किया कि बैठक में जयशंकर से पूछा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुए थे या नहीं, तो सरकार ने यह मान लिया कि स्ट्राइक पहले हुए थे। और अमर उजाला ने जिस खबर को तरजीह दी है वो है, बिल्डरों की आदत बनी वादा खिलाफी। ये भी बेहद अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। पार्श्वनाथ को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार मिली और कहा कि 10 करोड़ रुपए 10 सितंबर तक आप जमा कराएं और ये पैसे जो बायर्स हैं उन्हें मिलने चाहिए। लगभग 70 फ्लैट्स जो थे वो खरीदारों की शिकायतों के बाद अब दे दिए गए हैं। तो आइए अब कुछ खबरों पे और नजर डालें। देश के बड़ी खबरों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की धरती से देश के वीर जवानों को याद किया और हिंदुस्तान की अखंडता और एकता के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान की प्रधानमंत्री ने खुलकर तारीफ की। और इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने तरजीह दी है। 1732 मेगावाट क्षमता की 3 जल विद्युत परियोजनाओं का पीएम ने उद्घाटन किया और इसे देश को समर्पित किया। वीरों की भूमि हिमाचल प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया और बताया कि कैसे पिछले करीब 40 सालों से ये मुद्दा सियासी गलियारे में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उनकी सरकार ने सैनिकों की सालों पुरानी इस मांग को पूरा किया। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उन्होंने सेना की सराहना की और भारतीय सेना की तुलना इजरायल की सेना से किया। मैं उन वीरों को नमन करता हूं, उन फौजियों को नमन करता हूं। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है।
पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। तो किस तरह से देखा जाए, पीएम ने पहली बार सेना का जिक्र किया। विपक्ष लगातार कह रहा था कि सेना की तारीफ करनी चाहिए पीएम को, जो उन्होंने नहीं की। आइए रुक कर लेते हैं हम देहरादून का सीनियर जर्नलिस्ट विजेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पीएम ने सेना की तारीफ की और इजराइल की सेना से तुलना की, थोड़ा वक्त लिया उन्होंने, लेकिन आखिरकार सर्जिकल स्ट्राइक पर उनकी तरफ से भी बयान आया। जी विजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं और सेना का जो भी डिसीजन होता है, देश का सर्वोच्च जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री लेता है। और निश्चित ये कहना भी मुनासिब था, उन्होंने सर्जिकल की बात करी। लेकिन जैसे यूपी के चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, पंजाब के चुनाव, जी 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 पहुंच रही है, लेकिन जैसे चुनाव आ रहे हैं, इस सर्जिकल स्ट्राइक को अब फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए, मुझे ये लगता है। प्रधानमंत्री ने कह दिया, ओके, विपक्ष ने भी सही, क्योंकि सेना पूरे देश की होती है और प्रधानमंत्री ने कहा दिया, बड़ा कदम था, निश्चित ये बड़ा कदम था सेना का और प्रधानमंत्री का मिला जुला, सत्ता का और सेना का। लेकिन अब आगे इसको बहुत ज्यादा चुनावी प्रचार इसको नहीं करना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर विपक्ष भी अपनी तरह से बोलेगा और एक सेना जो है, एक इसमें आप इसको एक चुनावी कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, उसमें आ जाएगी। सेना को सपोर्ट करते हैं, पूरा देश करता है और इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, पूरा देश उसके साथ है। तो निश्चित जो प्रधानमंत्री के मुख से निकला है ये अच्छी बात है, लेकिन अब इसको चुनावी मुद्दा, हर स्टेट में चुनावी मुद्दा बने और हर जगह छोटे बड़े नेता इसी पे बने, दूसरी पार्टी वाले इसका विरोध करें, तो ये मुझे लगता है कि ये देश हित में ज्यादा नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो सेना को 100 सलाम कहा प्रधानमंत्री ने, ये सही है, लेकिन चुनाव में इस सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल होना पूरी तरह से गलत होगा और तमाम सियासी पार्टियों को इसका ख्याल रखने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ विजेंद्र जी। इधर उड़ी आतंकी हमले के बाद सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सरकार ने विदेश मामलों की संसदीय समिति के समक्ष भी अपनी स्थिति साफ कर दी है और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि पूर्व में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है या नहीं, इस संबंध में सही जानकारी सेना के पास ही है और ये जानकारी सरकार के पास नहीं। हालांकि इससे पहले इस बात की सूचना आई थी कि विदेश सचिव ने संसदीय समिति के सामने पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक होने की बात कबूली है। इससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दावा किया था कि उरी हमले के बाद पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई और इससे पहले एलओसी पर की गई कार्रवाई सरकार की भागीदारी के बिना स्थानीय स्तर पर कमांडरों ने की थी। इधर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चीन और पाकिस्तान का झंडा बरामद हुआ है। ऐसा शायद पहली बार है जब कश्मीर में आतंकी ठिकानों से चीन का झंडा भी मिला हो। गिरफ्तार लोगों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। उनके पास से बम, पाकिस्तान का झंडा और जैश ए मोहम्मद का लेटर पैड भी मिला है। सुरक्षा बलों ने 18 अक्टूबर को 12 घंटे के अंदर 700 घरों में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुई कई दूसरी चीजों में पेट्रोल बम, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के लेटर हेड पैड्स पाए गए। कई मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। इस जॉइंट सर्च ऑपरेशन को आर्मी, पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ ने मिलकर किया। जानकारी के मुताबिक खुफिया सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई हुई और कार्रवाई से पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने बारामूला में पुराने शहर की घेराबंदी की और निकलने के सभी रास्तों को बंद कर सर्च ऑपरेशन चलाया। घाटी में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में मार गिराया था और इसके बाद से ही यहां अलगाववादी ताकतों ने अशांति का माहौल बना रखा है। और विजेंद्र रावत जी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र जी, अभी तक पाकिस्तान के साथ
किस तरह से वो डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ करता है उसके सबूत मिला करते थे। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के तार जुड़े हुए मिला करते थे, लेकिन चीन का झंडा मिलना क्या अब ये संकेत दे रहा है कि जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें चीन की भी भागीदारी है आतंकवादियों को? देखिए मैडम, हमें ये समझना चाहिए, हिंदुस्तान को भी ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान पूरी तरह से छद्म युद्ध लड़ रहा है और सेना, इस युद्ध सेना लड़ रही है और उनके साथ चूंकि चीन ने हाथ मिला दिया है तो सेना को, हमारी सेना लड़ रही है और उनके उग्रवादी जो उनके बिछाए हुए वो है वो सेना के हैं, वो लड़ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। मुझे लगता है कि हमें उनकी सेना पर प्रेशर बनाना चाहिए क्योंकि उसका असली जो चेहरा है, जो पीछे से गोड़ बिछा रहा है, वो सेना है। जब तक हम सेना के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक अब देखिए मिस्टर वानी था जिसको मारा गया, अब उसने दूसरा तैयार कर दिया है और उसने लड़ाई का रुख दूसरी तरफ कर दिया है। वो 4 उग्रवादियों को भेजते हैं, वो सेना, पूरी सेना को एंगेज कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें अब उनकी सेना पर प्रेशर बनाना चाहिए जो असली है। और तो इस समय अब देखिए वो सीधा युद्ध नहीं लड़ सकते भारत से क्योंकि वहां की सेना एक वहां के घरेलू इसमें है और लड़ाई नहीं कर सकते। हमारी सेना के बराबर तुलना में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी सेना सरहदों पर रहती है और वहां की सेना वहां की राजनीति में घुसी हुई है। जितने भी बड़े वहां के जनरल है वो सारे लोकल पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं। उन्होंने, आपने एक अखबार में देखा होगा, बाहर का एक अखबार था, उन्होंने करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी उनके पास है, तो सीधी लड़ाई वो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन भारत का इसी में हित है कि हमारी सेना को उनकी सेना के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, तब उनको पता चलेगा। नहीं तो 4 उग्रवादी अपने अंदर कर देंगे, हमारी पूरी हजारों सेना को उसमें एंगेज कर देते हैं। तो हमें लगता है हमें भी अपने लड़ाई का रुख बदलना चाहिए और हमें अपने लड़ाई का रुख वहां की सेना के ऊपर करना चाहिए। बजाय एक उग्रवादी आए और उसके ऊपर पूरी सेना एंगेज हो जाए, हमें भविष्य में इनके ऊपर करना चाहिए। अब चीन भी उनके साथ मिल गया है तो वो तो वहां से उग्रवादी 10 उग्रवादियों को भेजेंगे, हमारी हजारों सेना को उसमें एंगेज कर देंगे। हमें लगता है कि हमें उग्रवादियों के साथ साथ उनकी सेना पर भी दबाव डालना चाहिए, तब हमारी राजनीति, ये लड़ाई जो है सफल हो सकती है। जी बिल्कुल। तो जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई तरह की आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं जो कि आतंक के खेल में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन विजेंद्र जी का कहना है कि सेना की लड़ाई सीधे सेना के साथ होनी चाहिए ताकि एक दबाव बन सके पाकिस्तान के ऊपर, और ये डिस्टर्ब करने का एक तरीका है कि 4 या 10 उग्रवादियों को भेज दिया जाता है और उसके बाद सेना उनमें उलझ जाती है। इधर चीन से दोस्ती के पींगे बढ़ा रहे पाकिस्तान को उसके अपने ही सांसदों ने चेताया है। पाकिस्तान के ऊपर अपर हाउस के सांसदों ने यह आशंका जताई है कि पाकिस्तान के हितों की सुरक्षा नहीं की गई तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप ले सकता है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर बनी सीनेट स्टैंडिंग कमेटी ने सदस्यों ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि पाकिस्तान की सरकार लोगों के अधिकारों और हितों की अनदेखी कर रही है। कमेटी के चेयरमैन ताहिर मशादी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मिशन पर ही भारत आई थी, लेकिन वक्त के साथ उसने पूरे भारत को अपना उपनिवेश बना डाला। इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सांसदों के सवाल इसे लेकर ज्यादा हैं कि इसमें चीन के निवेश की जगह स्थानीय स्तर पर निवेश किया जा रहा है और इतना ही नहीं, चीनी सहयोग से चलने वाली परियोजनाओं में चीन मनमाने शुल्क तय करने में लगा है। दरअसल चीन के प्रति पाकिस्तान की दोस्ती के कदम का भारत में भी विरोध हुआ है और इस बात को पाकिस्तान के सांसद भी बखूबी जानते हैं। तो कैसे इसे विजेंद्र जी हम देखें, एक तरफ भारत में जहां चीनी झंडे बरामद होते हैं आतंकवादियों के पास से, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि चेत जाएं कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही चाइना अपने पैर ना फैला ले पाकिस्तान में। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर अब अपने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठने लगी है, जिस तरह से वो तमाम मामलों में अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं।
देखिए, चीन का जो उसका कॉरिडोर है उसमें हजारों करोड़ रुपया लगा है, और इसलिए सीधे पहली बार जो है भारत ने ये हमला करके वहां के लोगों ने वहां के लोगों के साथ मिलके पहली बार उनको लगा है कि वो चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और इसलिए चीन का झंडा मिलना भी इसका द्योतक है कि वो वहां के जो उग्रवादी लोग हैं, जिसके पीछे वहां की सेना है, उनके साथ उनका गठबंधन हो गया। जो चीन का झंडा मिलना है, ये खतरनाक टेंडेंसी है कि वो उग्रवादियों के साथ जो वहां का स्पॉन्सर टेररिज्म है सेना का, उसके साथ मिल गए हैं। क्योंकि अब उसके चीन के हितों पे भी चोट मिलनी शुरू हो गई है। तो निश्चित चीन भी इसमें मिलेगा और हमें एक बड़ी चुनौती के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब तो चीन का झंडा मिलना और भी खतरनाक बात है, क्योंकि अब चीन भी पहले तो चुपके चुपके उनको हथियार देता था, सब सप्लाई करता था, अब उसने ये सिग्नल दे दिया कि देखिए हम भी अब इनके साथ मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें भारत को नई सावधानी बरतनी चाहिए, और जो कि आने वाले समय में हमारे सामने और भी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। चलिए विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम खबरों पर एक अपनी राय जाहिर करने के लिए।